नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। सुनिए सरकार में आज बात होगी पश्चिम बंगाल चुनावों की और हम उस सवाल का जवाब देंगे कि इस वक्त कौन आगे है, कौन जीत सकता है पश्चिम बंगाल की चुनाव। मगर उससे पहले हमारे तमाम दर्शकों से अपील, दोस्तों आप हमारे हाथ मजबूत कीजिए, हमारे YouTube चैनल के लिंक पर जाइए और यहां देखिए ज्वाइन पर क्लिक कीजिए और इसके बाद आप हमारा मेंबरशिप, हमारी सदस्यता HW न्यूज मेंबरशिप ग्रहण कर सकते हैं। इसके 2-3 जो हैं आपके सामने विकल्प हैं, इसका हिस्सा बनिए और HW न्यूज के हाथ मजबूत कीजिए। और अब हम बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल चुनावों की। मैं जानता हूं कि इस वक्त मेरे दर्शक लगातार मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि अभिसार ये बताएं कि पश्चिम बंगाल के चुनाव कौन जीतने वाला है। अभी दिल्ली दूर है, ये सिर्फ ट्रेलर है दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। ये तमाम डायलॉग मैं आपको मार सकता हूं, नहीं मारूंगा, मगर हां, आज मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखने जा रहा हूं और उस आधार पर आपको ये इशारा मिल जाएगा कि इस वक्त आगे कौन है। सबसे पहले एक एक करके कुछ मैं आपके सामने बिंदु पेश करने वाला हूं जिस पर आपको गौर करना पड़ेगा। सबसे पहले, शेर को सवा शेर। आपको यह समझना होगा दोस्तों कि ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के शेर पर सवा शेर है। मैं आपको क्यों कह रहा हूं दोस्तों, ममता बनर्जी को अपनी एक रोड शो में चोट लगती है और उसके बाद वो कहती हैं कि मुझ पर हमला किया 4-5 लोगों ने। आज की तारीख में वो जहां पर भी जा रही हैं उसी व्हीलचेयर पर बैठकर, और जब वो लोगों को संबोधित करते हैं तो उनका बड़ा सा प्लास्टर लोग तमाम देखते हैं। बांकुरा में इस रैली की ये तस्वीर देखिए दोस्तों, और इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी जो हैं एक व्हीलचेयर पर बैठी हैं, उनका प्लास्टर लगा हुआ है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ऐसा राज्य जहां पर महिला वोटर खासी सक्रिय हैं, इस तस्वीर का क्या असर पड़ने वाला है। और इससे पहले ऐसी ढेरों मिसाल हुई हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को पीड़ित बताकर सहानुभूति बटोरने का प्रयास किया है, जो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। मगर ममता बनर्जी ने बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही चालाकी से अपनी इस चोट को भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ जोड़ दिया है, चुनाव आयोग के साथ जोड़ दिया है। आपने एक बात पर गौर किया होगा, ममता बनर्जी ने इस चोट लगने के बाद अब तक बीजेपी पर हमला नहीं बोला है, मगर उन्होंने क्या बोला है इस पर गौर कीजिएगा, जिस पे चुनाव आयोग बुरी तरह से झल्ला गया। आपके स्क्रीन पर मैं पूरी इज्जत के साथ चुनाव आयोग से पूछना चाहती हूं, चुनाव आयोग कौन चला रहा है? अमित शाह? क्या आप चुनाव आयोग चला रहे हैं? हमें निष्पक्ष चुनाव चाहिए, मगर अमित शाह हैं कौन? आखिर वो हैं कौन चुनाव आयोग को दिशा निर्देश देने वाले? वो चुनाव आयोग में दखल दे रहे हैं और ये हमारे खिलाफ काम कर रहा है। जो शख्स मेरी सुरक्षा देख रहा था उसे हटा दिया गया। आखिर वो चाहते क्या हैं? क्या वो मुझे मारना चाहते हैं? हुआ क्या दोस्तों, ममता बनर्जी को जब चोट लगी उससे कुछ ही दिनों पहले पुलिस चीफ को बदल दिया जाता है। यही नहीं, जो शख्स उनकी सुरक्षा को देख रहा था उसे भी बदल दिया जाता है। ममता बनर्जी बगैर बीजेपी का नाम लिए, बगैर बीजेपी पर हमला किए, अपनी चोट के लिए यह बयान दे रही हैं। और साथ ही मैं आपको लगातार बता रहा हूं दोस्तों, और यही नहीं दोस्तों, अब मैं आपको एक बयान सुनाना चाहता हूं। उसका बंगाली में बयान है, बांकुरा में उन्होंने बयान दिया। हो सकता है आप में से कई लोग बांग्ला ना समझते हो, मैं आपको बता दूं कह क्या रही हैं। इस बयान में ममता बनर्जी क्या कह रही हैं? मुझे चोट लगी है और आप जानते हैं कि इस तकलीफ के बावजूद मैं क्यों चुनाव अभियान कर रही हूं, क्योंकि अगर बीजेपी आ गई तो वो सब कुछ सत्यानाश कर देगी। ममता बनर्जी का यह बयान देखिए और इससे पता चलता है कि बीजेपी को कि शेर को सवा शेर मिल गया। सुनिए। আমার যারা সহকর্মীরা আছে, আমার পার্সোনাল সিকিউরিটিরা আছে, যারা অন্যান্যরা আছে প্রশাসনে, তাদের সকলের সহযোগিতায় খুব কষ্ট করেই আমাকে করতে হচ্ছে। কিন্তু কেন করছি জানেন? যদি আমি না করি, এই যে আদিত্য কিসকু বলছিল না, বিজেপি বলছে দেখে নেব, হামলা করব, মেরে দেবো, এইসব কথাগুলো বলছে, তাহলে কিন্তু মনে রাখবেন আগামী দিন বাংলা দখল হয়ে গেলে আপনাদের কারো ঘর বাড়ি কিচ্ছু থাকবে না, সবটাই ওরা দখল করে নেবে। तो मैं आपसे क्यों कह रहा हूं शेर को सवा शेर? मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, आपको 2014 चलना पड़ेगा। 2014 में नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो उस वक्त गुजरात के सीएम थे, उन्होंने यह कहा था कि प्रियंका गांधी ने मुझे नीच कहा
और उसके जरिए मेरी जाति पर हमला किया। और दोस्तों, वो मुद्दा इतना बड़ा हो गया था, उसके चलते कांग्रेस कई जगह पर बयान देते फिरी। यही नहीं, आपको याद होगा कि मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि नरेंद्र मोदी के लिए कोई जगह नहीं है, हां अगर यहां चाय बेचना है आपको तो उन्हें कहें यहां ठेला लगा लें। ये जो दोनों घटनाक्रम थे उसने भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत किए। मगर हकीकत में क्या हुआ था, इसमें दो राय नहीं है कि मणिशंकर अय्यर ने जो बयान दिया वो निहायत ही गैर जिम्मेदाराना बयान था। मगर मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि दरअसल हुआ क्या था। आपके स्क्रीन पर दोस्तों, अमेठी में नरेंद्र मोदी ने स्वर्गीय राजीव गांधी पर सीधा हमला बोला था, जिसके बाद उनकी बेटी प्रियंका गांधी ने कहा था कि मोदी की नीच राजनीति का जवाब अमेठी की जनता देगी। मोदी ने प्रियंका के इस बयान को नीच राजनीति से निचली जाति पर खींच लिया और ऐसा बवंडर खड़ा हुआ कि कांग्रेस फिर सफाई देते देते परेशान रही और इसका खमियाजा भी कांग्रेस को उठाना पड़ा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपके पिता जिंदा ना हो और कोई आपके पिता की आलोचना करे, आपको कैसा लगेगा? मैं जानता हूं आप क्या कहेंगे। आप ये कहेंगे कि भाई राजीव गांधी एक प्रधानमंत्री है और उनकी तो आलोचना हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, मगर प्रियंका गांधी ने ना यहां जाति का जिक्र किया था, ना उन्होंने प्रधानमंत्री को नीच कहा था। उन्होंने सिर्फ यह कहा था उनकी नीच राजनीति। मगर बीजेपी ने इसे क्या स्पिन दिया कि मुझे नीच कहा, मेरी जाति को नीच कहा, और इसने चुनाव की दशा दिशा काफी हद तक प्रभावित की उसको। अब गुजरात चलते हैं। गुजरात के चुनाव हो रहे थे और उस वक्त भी मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में नीच शब्द का इस्तेमाल किया। मगर उस मुद्दे को तमाम जो स्थानीय अखबार थे उन्होंने क्या कहा कि मणिशंकर अय्यर ने, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री की जाति पर हमला किया। भारतीय जनता पार्टी को ममता बनर्जी की शक्ल में इस तरह से जवाब मिल रहा है। इस तरह से जवाब मिल रहा है दोस्तों। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ममता बनर्जी से मुकाबला करना आसान नहीं है बीजेपी के लिए। और एक बात और समझिए, जब भी बीजेपी का मुकाबला किसी सशक्त राज्य स्तरीय नेता से होता है, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है मुकाबला करना। दिल्ली अरविंद केजरीवाल, उड़ीसा नवीन पटनायक, उसी तरह से यहां पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी। मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश में उनका मुकाबला जो है अखिलेश यादव के साथ था, जो कि एक सशक्त राज्य स्तरीय नेता थे। मगर यह ना भूलें कि अखिलेश यादव के 5 सालों में 4 साल तो 4.5 लोग मुख्यमंत्री थे, और जो उन्होंने काम किया वो आखिरी साल में किया था, और जाहिर सी बात है उससे कोई असर नहीं पड़ा। ऊपर से उत्तर प्रदेश जो है वो अलग फितरत का राज्य है, वहां धार्मिक ध्रुवीकरण चलता है। इसी के चलते वहां बीजेपी को जीत मिली और वहां प्रधानमंत्री का जबरदस्त वर्चस्व है। यहां पर ममता बनर्जी की लोकप्रियता कायम है, और इसी से जुड़ा है मेरा दूसरा मुद्दा, लोकप्रियता कायम। दोस्तों, जितने भी लोग जो इस वक्त ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हैं, सब एक स्वर से बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी अब भी निर्विवादित सबसे ज्यादा लोकप्रिय राजनेता हैं पश्चिम बंगाल में, और उनकी लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा है। उनकी लोकप्रियता पर अब भी कोई आंच नहीं आई है। इसके अलावा आपको यह नहीं भूलना होगा दोस्तों कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का जो अंदाजे बयां है ना, वो काफी कुछ मिलता जुलता है बीजेपी के मौजूदा राजनीति से। बीजेपी पर क्या आरोप लगाया जाता है? लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं है, तानाशाही हैं, ये तमाम चीजें आरोप लगाया जाता है। यही आलोचना ममता बनर्जी की भी होती है। जी हां,